नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को आज हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ, साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन क्यों बनाया गया, आयोग के सदस्य कौन कौन थे, साइमन कमीशन को लेकर होने वाले विरोध एवं उसकी प्रमुख घटनाएं, साइमन कमीशन के दौरान भारतीयों को मिली हुई चुनौती जो नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आई उसके बारे में, उसके बाद लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई घोषणा, साइमन आयोग की रिपोर्ट और परिणाम। इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि साइमन कमीशन क्या है। दोस्तों, मैंने ऐसा प्रयास किया है कि इस तरीके से बताया जाए ताकि एकेडमिक एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल 12वीं या ग्रेजुएशन के छात्र हों या प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हों, उन सबके लिए मेरा वीडियो लाभदायक हो, उनके लिए उपयोगी हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसके पहले मैं कहना चाहता हूं, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। तो अब शुरू करते हैं। साइमन कमीशन, जिस प्रकार से रॉलेट एक्ट ने भारतीय जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में एक घी का काम किया था जन आंदोलन की आग में, उसी प्रकार से साइमन कमीशन ने भी असहयोग आंदोलन के बाद बंद पड़े आंदोलन या छिटपुट आंदोलन को फिर से एक मंच पर ला खड़ा किया और भारतीय जनता एक बार फिर से आज़ादी के लिए उठ खड़ी हुई। साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था? साइमन कमीशन 8 नवंबर सन 1927 को लंदन में नियुक्त हुआ था। ये कब आया? साइमन कमीशन 3 जनवरी सन 1928 को बम्बई में उतरा था। साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किए गए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए की गई थी। लेकिन किन परिस्थितियों में की गई थी, इसमें आपसे साझा करना चाहता हूँ। 1919 के बाद से ही राष्ट्रवादी नेतृत्व इस अधिनियम के तहत किए गए संवैधानिक सुधारों को अपर्याप्त मानता था और वो उसी के बाद से ही यह मांग कर रहा था कि भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएं। लेकिन ब्रिटिश सरकार का कहना था कि 10 वर्ष पश्चात ही किसी नए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। वो प्रस्ताव सन 1929 में आना चाहिए था, वो सुधार जो समीक्षा थी आना चाहिए था। लेकिन इंग्लैंड में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। इंग्लैंड में चूँकि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और भारत मंत्री लॉर्ड ब्रेकनहेड, जिनके साइमन आयोग की नियुक्ति कराने में बहुत बड़ा योगदान था, उनका ये मानना था कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी हार सकती है और सत्ता लेबर पार्टी, जो कि उदारवादी पार्टी थी, उसके हाथों में जाएगी। और वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के भविष्य, भारत का जो भविष्य जिस पर टिका है, ऐसे निर्णय अनुभवहीन लेबर पार्टी करे। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 साल पूर्व ही 27 में ही साइमन आयोग की एक संवैधानिक आयोग का गठन किया। चूँकि इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इस आयोग को साइमन आयोग भी कहा जाता है, साइमन कमीशन भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर अध्यक्ष होने के कारण। इसके 6 सदस्य अन्य थे। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के सांसद थे और ये आगे जाकर के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। अन्य जो व्यक्ति थे, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्मसॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, ये सभी व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, मेंबर थे और सभी व्यक्ति गोरे थे। अब हम देखते हैं विरोध एवं प्रमुख घटनाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आयोग के सभी सदस्य, आप जानते भी हैं, सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसका भारतीय लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? क्योंकि भारतीयों का ये मानना था
कि भारत के भविष्य के बारे में अगर भारत के सुधार से संबंधित जो भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो निर्णय अगर सिर्फ अंग्रेज करेंगे तो ये हम भारतीयों के लिए अपमानजनक है। क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने देश के लिए संविधान बना सकें, सुधार कर सकें? इसलिए साइमन आयोग की नियुक्ति के बाद ही 1927 के मद्रास अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस ने ये तय किया कि वो पूरी तरीके से साइमन आयोग का बहिष्कार करेगी और इस बहिष्कार का कतिपय अपवादों को छोड़ दें तो छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने समर्थन किया कि जैसे साइमन आयोग का हम बहिष्कार करेंगे। और इस बहिष्कार का ये परिणाम हुआ कि पूरी देश की जनता आंदोलित हो गई और सभी लोग एक धरातल पर खड़े हो गए। इस साइमन आयोग का एक बहुत बड़ा एक भारतीय दृष्टिकोण से ये सकारात्मक पक्ष है, इसने सभी भारतीयों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। तो जैसे ही 3 जनवरी 1928 को बम्बई में साइमन आयोग उतरा, उसी दिन से लेकर के भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बम्बई में या बम्बई जैसे सभी प्रमुख नगरों एवं कस्बों में आम हड़ताल हुई, बड़े बड़े जनसमूहों में प्रदर्शन किए गए। उसके बाद साइमन कमीशन जहाँ कहीं भी गया उसका विरोध हुआ, उसके खिलाफ उसको काले झंडे दिखाए गए। जैसे साइमन कमीशन कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पूना आदि स्थानों पर गया और सभी जगह जो है उसका भारी जनसमूहों ने उसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। कई तरीके ईजाद किए गए जिससे साइमन कमीशन का विरोध हो। उदाहरण स्वरूप जब कमीशन लोनावाला से पूना जा रहा था तो लोनावाला से पूना के बीच में रेल मार्ग से कमीशन जा रहा था और लोनावाला से पूनावाला तक रेल मार्ग और सड़क मार्ग समानांतर चलते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम है। तो पूना के नौजवानों ने एक ट्रक में बैठ कर के काले झंडे ले कर के ट्रेन के साथ पूनावाला से लोनावाला तक की यात्रा की और नारे बोलते गए, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाते गए। इस प्रकार से पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे ही लखनऊ में जब कमीशन था, लखनऊ में कमीशन का स्वागत करने के लिए तालुकदारों ने एक आयोजन किया हुआ था कैसरबाग में। लखनऊ वासियों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कैसरबाग के ऊपर पतंगे, गुब्बारे उड़ाए जिस पर साइमन गो बैक के नारे लिखे हुए थे। तो इस तरीके से तमाम तरीकों द्वारा भारतीय जनता ने उसका जोरदार विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रदर्शन और बहिष्कार का सामना लाठियों से किया। हर जगह प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाए गए, लोहे की मुठ वाली लाठियों से उन पर हमला किया गया, उनको पीटा गया। इसी प्रमुख घटनाएं हुई, 2 प्रमुख घटनाएं थीं। जैसे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पर लाठियों से प्रहार किया गया, उनको घायल किया गया। लेकिन सबसे बुरी घटना लाहौर में घटी, जब गरम दल के नेता या पंजाब के प्रतिष्ठित नेता लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर के दिन लाठियों से प्रहार किया गया। उनके सीने पर लाठियों से बहुत चोट लगी, अंदरूनी चोटें आईं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद लाला जी की मौत हो गई। ये एक बहुत ही दुखद घटना घटी इन प्रदर्शनों के दौरान, लेकिन इनसे भारतीय जनता का मनोबल गिरा नहीं। इसी दौरान बहिष्कार एवं प्रदर्शन के समानांतर एक और चीज़ घटना घट रही थी। वो ये थी कि भारत मंत्री लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारतीयों को ये चुनौती दी, भारतीयों से कहा कि भारतीय इस बात में असमर्थ हैं कि कोई एक ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार कर सके, प्रस्ताव तैयार कर सके कि जिसको सभी भारतीय जनता एवं राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो। इस चीज़ में वो भारतीय असमर्थ हैं। तो इस बात का, इस वक्तव्य का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक चुनौती के रूप में लिया
और उन्होंने 19 मई सन 1928 को एक संवैधानिक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संवैधानिक प्रस्ताव तैयार करना, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए गए। इनके साथ उनके कमेटी में M.R. जयकर, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू जैसे दिग्गज नेता थे। चूँकि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, इसलिए इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से समिति ने ये मांग की कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स के हैसियत की सरकार मिलनी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। इसकी अन्य संस्कृतियाँ थीं, वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो, महिलाओं को अधिकार मिले, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिले, अन्य कई संस्कृतियाँ अच्छी की, लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का इस रिपोर्ट में बहिष्कार किया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अस्वीकार करने के मुद्दे पर मुस्लिम लीग से कांग्रेस का मतभेद हो गया। मुस्लिम लीग अपने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को त्यागना नहीं चाहती थी। इसी बीच लॉर्ड इरविन की एक घोषणा हुई 31 अक्टूबर 1929 को। चूँकि इरविन साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर पूरे भारतीय जनता की एकता से बहुत प्रभावित था और वो उसे ये लग रहा था कि कांग्रेस बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली है, इसलिए वो लंदन गए। इरविन लंदन गया और वहाँ से मंत्रणा करके प्रधानमंत्री से लौट कर आया और 31 अक्टूबर 1929 को यह घोषणा की कि महारानी की तरफ से मुझे कहने का आदेश हुआ है कि भारत की संवैधानिक परिणति डोमिनियन स्टेट्स है और साथ ही साथ साइमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उस पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लोग एवं रियासतें सम्मिलित होंगी और इस पर विचार करेंगी। फिर हम देखते हैं साइमन आयोग की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। इसके 4 प्रमुख संस्तुतियाँ मैंने यहाँ लिखी हैं, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके प्रमुख जो 4 संस्तुतियाँ हैं उसमें केंद्र में संघीय शासन व्यवस्था लागू हो। कमीशन ये चाहता था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें शामिल हों, संघीय व्यवस्था के अनुसार देश चले। दूसरे जो प्रमुख उसकी संस्तुति थी, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था लागू हो, लेकिन कमीशन ये नहीं चाहता था कि जो कार्यकारिणी हो वो व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो और साथ ही साथ केंद्रीय विधायिका के जो सदस्य हों वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा नियुक्त किए जाएं। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। तीसरा प्रमुख जो उनका प्रतिवेदन था वो था प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार गठित किया जाए। द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था उसको आयोग ने अस्वीकार कर दिया। आयोग चाहती थी कि पूर्णतया उत्तरदायी सरकार प्रांतों में लागू हो, जो कार्यकारिणी बने वो चुने हुए मंत्रियों के द्वारा बने और वो मंत्रिपरिषद, वो कार्यकारिणी विधायिका के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी हो। इसकी मांग की, इसका प्रतिवेदन दिया कमीशन ने। और चौथा था आयोग ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विरोध किया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो एक बहुत ही मतभेद का मुद्दा था उसको अस्वीकार कर दिया कमीशन ने। कमीशन ने कहा कि यह एक अत्यंत घृणित प्रणाली है जो केवल समस्याओं को जन्म देती है। अब हम इसके परिणाम को देखते हैं। साइमन कमीशन को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि कहने को तो उत्तरदायी शासन की बात कही थी, लेकिन कार्यकारिणी चूँकि भारतीय जनता के प्रति या चुने हुए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, इसलिए बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया भारतीयों ने। दूसरा, जो इसके सदस्य चुने जाएं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएं, ये मुद्दा भी भारतीयों के गले नहीं उतरा और भारतीयों ने इसलिए
साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट या उसकी जो संस्तुतियाँ थीं उसको स्पष्ट रूप से 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम में हम देख सकते हैं। कमीशन का रिपोर्ट का पूरा प्रभाव उस पर देखा जा सकता है। ये इसके प्रमुख परिणाम रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं जो आपके लिए उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हो। धन्यवाद।